अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कोर्स ऑफ मैकेनिक्स 1। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आज बेसिकली हम देखेंगे कि हम मैकेनिक्स पढ़ क्यों रहे हैं। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स, मैं मैकेनिक्स क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे इस पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा और मैं इसको आगे रियल लाइफ में किस तरह से मैकेनिक्स को यूज़ कर सकता हूँ, ये मैं अपने आगे मैथमेटिकल मॉडलिंग में किस तरह से मैकेनिक्स को यूज़ कर सकता हूँ। ओके, हम इस कोर्स को आगे लेके चलते हैं। तो इस कोर्स में हम दो बुक्स को फॉलो करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स बाय सीन एंड ग्रिफ्ट। एक हमारी ये बुक होगी, ये हमारी रिकमेंडेड बुक है कि हम इसमें से हम कुछ थ्योरीज को करेंगे, कुछ हम इसमें से न्यूमेरिकल्स करेंगे, हम कुछ डेटा यहाँ से लेंगे। और एक हमारी बुक है इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स बाय क्यूके को, और कुछ डेटा हम यहाँ इस बुक से पढ़ेंगे। तो ओवरऑल हम इस पूरे कोर्स के लिए इन दो बुक्स को फॉलो करेंगे, और जहाँ से हम डेटा लूँगा मैं वो आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा कि कौन सा टॉपिक हम किस बुक में से डील कर रहे हैं। ओके, कम टू द मेन डेफिनेशन। व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स है क्या? मैकेनिक्स का वर्ड जो है बेसिकली इसका मीनिंग है द एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन अ बॉडी। कि हमारे पास लेट्स सपोज कोई भी एक बॉडी है, उस बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस अप्लाई कर रही हैं, जितनी भी फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हैं, उन फोर्सेस की जो स्टडी हो गई। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है लाइक दिस। इस बॉडी पे एक फोर्स यहां से अप्लाई हो रही है, एक फोर्स यहां से अप्लाई हो रही है, एक फोर्स यहां से अप्लाई हो रही है, एंड सिमिलरली मैं कह सकता हूं कि एक फोर्स यहां से अप्लाई हो रही है, एंड सो ऑन। ठीक है, कि एक बॉडी पे डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। अब इन डिफरेंट फोर्सेस के अप्लाई होने की स्टडी को, ठीक है, मतलब ये डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, इन अप्लाई होने के बाद इस बॉडी पे मोशन क्या आता है, उस मोशन की डायरेक्शन क्या है, उस मोशन की ज्योमेट्री क्या है, इस पूरी की पूरी स्टडी को बेसिकली हम मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मैकेनिक्स को समराइज करूं तो हम ये कह सकते हैं कि मैकेनिक्स बेसिकली वो एक स्टडी है कि जो हमें बताती है कि अगर हमारे पास कुछ फोर्सेस किसी एक स्पेसिफिक बॉडी पे अप्लाई होती हैं, तो उन फोर्सेस की स्टडी और उन फोर्सेस के अकॉर्डिंग, उन फोर्सेस के लगने से उस बॉडी के अंदर जो डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है, उस बॉडी जो रिएक्ट कर रही है, उस सारी की सारी स्टडी को बेसिकली हम मैकेनिक्स के नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिक्स की कुछ नेक्स्ट ब्रांचेस आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि ये मेरे पास मैकेनिक्स पड़ी हुई है, तो मैकेनिक्स दो चीजों को डील करती है। द फर्स्ट वन इज बेसिकली द स्टैटिक, and the second one is basically the dynamic. Now first of all come to the static कि static क्या है। स्टैटिक बेसिकली ये है कि हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, और वो बॉडी पे कुछ फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं और वो बॉडी अभी भी रेस्ट में, ठीक है। देन दिस स्टडी इज बेसिकली द स्टैटिक कि हम एक पार्टिकल पे, एक बॉडी पे फोर्सेस के अप्लाई होने पे जो रिएक्शन आ रहा है उसको स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वो पार्टिकल या बॉडी अभी भी रेस्ट की हालत में, उसने मोशन स्टार्ट नहीं की। तो देन दिस स्टडी, दिस ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इज बेसिकली कॉल्ड द स्टैटिक। तो हम इसको कह सकते हैं स्टैटिक इज बेसिकली द स्टडी ऑफ फोर्सेस on a body while body is at rest। कि हमारे पास कुछ फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं और हम उसकी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन वो बॉडी क्या है जिस बॉडी पे फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं वो बॉडी रेस्ट की हालत में है, वो मोशन नहीं एग्जीक्यूट कर रही। नेक्स्ट हमारे पास है डायनामिक। डायनामिक बिल्कुल उसके उल्टा है
कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब स्टडी कर रहा हूं फोर्सेस के एक्शन को एक बॉडी के ऊपर, लेकिन वो बॉडी क्या है, वो बॉडी मूव कर रही है। तो वी कैन से दैट द स्टडी ऑफ फोर्सेस while body is moving। कि जो हमारी बॉडी है जिस पे हम फोर्सेस को स्टडी कर रहे हैं, जिस पे फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, वो बॉडी हमारे पास मूव कर रही है। नाउ नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ये जो हमारे पास स्टैटिक ऑप्शन है ये यहीं पे स्टॉप हो गया, बॉडी ने स्टैटिक है, उसकी कोई मोशन नहीं है, दैट्स इट, ये स्टडी यहीं पे हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर हम डायनामिक को डिस्कस करते हैं। जब हम डायनामिक को डिस्कस करते हैं तो फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे डायनामिक लिखता हूँ, तो मैकेनिक्स की ब्रांच जो डायनामिक है, जो हमारे पास बॉडी की मोशन को डिस्कस करती है, इसको भी हम फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज बेसिकली द काइनेटिक, the second one is basically the kinematic। now we will study कि काइनेटिक क्या है और काइनेमेटिक क्या है। now look at this, अगर मैं काइनेटिक को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करता हूं तो काइनेटिक बेसिकली हमारे पास स्टडी ऑफ फोर्सेस है। acting on a body and the resulting motion। कि हम यहाँ पे डिस्कस ये करेंगे काइनेटिक्स में कि हमारे पास एक बॉडी है, उस पर फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं और वो बॉडी मूव कर रही है। उसकी बॉडी उस फोर्सेस के अप्लाई होने से उस बॉडी में जो रिजल्टिंग मोशन आती है, दिस ओवरऑल स्टडी इज बेसिकली द काइनेटिक। ये बिल्कुल मैकेनिक्स के राउंड अबाउट ही चली जाती है हमारे पास डेफिनेशन। नाउ नेक्स्ट ब्रांच इज बेसिकली द काइनेमेटिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच। इसमें हमने देखना है ये भी बेसिकली हमारे पास स्टडी ऑफ फोर्सेस ही है, लेकिन इसमें हम बॉडी को ये डिस्कस नहीं करेंगे कि उस पर जो फोर्स है वो कितनी अप्लाई हो रही है। हम ये भी डिस्कस नहीं करेंगे कि जिस बॉडी पे वो फोर्स अप्लाई हो रही है उसका मास कितना है। जबकि काइनेटिक में हम दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आप एक टेबल के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो आपसे पूछा जाएगा काइनेटिक में कि वो फोर्स आप कितनी लगा रहे हैं, जिस टेबल पे आप फोर्स लगा रहे हैं उसका मास कितना है। ठीक है, मतलब इस तरह की सारी बेसिक चीज़ें आपको काइनेटिक में बतानी होंगी। आप काइनेटिक में सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन ऑन द अदर हैंड काइनेमेटिक में हम चीजें डिस्कस नहीं करेंगे। काइनेमेटिक में हम क्या डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। कि यहां पे हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि जब उस पर फोर्स अप्लाई हुई, हम इस बात को कतई नजर में नहीं रखेंगे कि कितनी फोर्स अप्लाई हुई, जिस बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रही है उसका मास क्या है, इससे हमें कंसर्न नहीं है काइनेमेटिक में। हमें सिर्फ इससे कंसर्न है कि जब उस पर फोर्स अप्लाई हुई है, उसका चाहे कितनी भी फोर्स अप्लाई हुई हो, चाहे उसका मास कितना भी हो, लेकिन उसकी जो मोशन है उसकी ज्योमेट्री क्या है। ज्योमेट्री मींस कि उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन फॉर एग्जांपल टेंजेंट लाइन पे उसकी क्या डायरेक्शन है, सेकंड लाइन पे उसकी क्या डायरेक्शन है। जो मोशन अप्लाई हो रही है, जो फोर्सेस अप्लाई होने के बाद मोशन आ रही है,
उसकी हम ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे। अब ज्योमेट्री में हमारे पास ये आ सकता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हम लाइंस खींच सकते हैं कि इस लाइन में इसकी क्या डायरेक्शन होगी, हम 2-3 लाइंस खींचेंगे कि इस लाइन में इसकी क्या डायरेक्शन होगी। फॉर एग्जांपल इसको हम कह सकते हैं कि टेंजेंट लाइन के थ्रू इसकी क्या डायरेक्शन मोशन है, हमारे पास सिकल लाइन के थ्रू इसकी क्या मोशन एंड सो ऑन। इसी तरह से हम डिफरेंट तरह की ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पे स्टडी ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी विदाउट, ये वही बात जो मैं कह रहा था कि हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने ये चीज नहीं देखनी कि उस पर अप्लाई होने वाली फोर्स कितनी है और उस बॉडी का मास कितना है, विदाउट टेकिंग अकाउंट द फोर्स, कि फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है एंड मास ऑफ बॉडी, कि हम इन चीज़ों से कतई नज़र हो के कि उसकी पे फोर्स अब कितनी अप्लाई हो रही है और जिस बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रही है उसका मास कितना है। हम इन सारी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ डिस्कस ये करेंगे कि एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रही है, उस फोर्स के अकॉर्डिंग उस बॉडी की जो मोशन है उसकी ज्योमेट्री के, हम सिर्फ ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे। लेकिन काइनेटिक में हम ये भी डिस्कस करेंगे फोर्स कितनी है, उसका मास कितना है और मोशन क्या है, ठीक है। लेकिन काइनेमेटिक में हम सिर्फ ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि मैंने कहा कि इस कोर्स के हमारा जो मेन पार्ट होगा वो काइनेमेटिक होगा। अब काइनेमेटिक में हम ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे, तो हम इस कोर्स के लिए मुझे आप स्टूडेंट से रिक्वायर्ड ये है कि आप लोगों के पास ज्योमेट्री का एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो, आपको ज्योमेट्री की समझ हो कि हमारे पास एंगल्स किस तरह मेजर करते हैं, टेंजेंट लाइंस क्या होती हैं, सेकंड लाइंस क्या होती हैं, इस तरह की जितनी भी ज्योमेट्रीज आप लोग इंटर तक पढ़ के आए हैं, आई होप आपको वो ज्योमेट्री की समझ होगी। अगर आपको उस ज्योमेट्री की समझ है और उसका कॉन्सेप्ट है तो आपको ये कोर्स इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमारे पास इस कोर्स को पढ़ने के लिए, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमारे पास 2 वेज हैं। There will be 2 ways that we will study in this subject. एक तो वे ये है फिजिकल वे एंड द सेकंड वन इज बेसिकली द मैथमेटिकल, ठीक है। अब बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स जो हमारा मेन टास्क होगा वो हम मैथमेटिकल वे की तरफ लेके जाएंगे और हम बताएंगे कि हमारे पास मैकेनिक्स बेसिकली ब्रांच तो फिजिक्स की है, लेकिन हम इसको मैथमेटिकली क्यों डिस्कस कर रहे हैं, कि मैथमेटिकली डिस्कस करने से इसके क्या बेनिफिट्स हैं जो फिजिकल वे में हमें नहीं मिल सकते। लेकिन हम उससे पहले डिस्कस करते हैं कि फिजिकल वे मैथमेटिकल बेस होते क्यों। फिजिकल वे में हम क्या करते हैं, हम इसमें चीज़ें डिस्कस करते हैं, हम इसमें बॉडीज को कंसीडर करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास जो बॉडीज एग्जिस्ट हो रही हैं दे आर एक्चुअली फिजिकल बॉडीज। मतलब कि फिजिकल वे में जब मैं बात करूंगा कि किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रही है तो फिर मुझे बताना पड़ेगा वो बॉडी कौन सी है, आया कि वो टेबल है, आया कि वो चेयर है, आया कि वो दीवार है, जो भी है मुझे उस फिजिकल बॉडीज को बताना पड़ेगा, उसकी फिजिकल अपीयरेंस शो करवानी पड़ेगी कि वो फिजिकली तौर पे किस तरह की है। तो इसका मतलब है फिजिकल वे में जब भी मैं मैकेनिक्स को डील करूंगा और मैं बॉडी की बात करूंगा तो उस बॉडी की कोई फिजिकल शेप होगी, कोई नेचुरल वर्ल्ड में उसकी कोई ना कोई एग्जिस्टेंस शो होगी। और सेकंड चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि जो हम एक्चुअल फिजिकल बॉडीज ले रहे हैं इनके ऊपर जो लॉज अप्लाई हो रहे हैं, लॉज गवर्निंग देयर बिहेवियर अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस, के गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर उन फिजिकल बॉडीज के ऊपर जो लॉज अप्लाई हो रहे हैं। जैसे कि हमें न्यूटन ने 3 लॉज दिए, तो इसके बाद हमारे पास इक्विलिब्रियम लॉज हैं, उसके बाद हमारे पास पास्कल के लॉज हैं, जितने भी लॉज हमारे पास अप्लाई हो रहे हैं वो सारे के सारे हम इस फिजिकल वे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम मैथमेटिकल वे की बात करते हैं तो मैथमेटिकल वे हमारे पास फिजिकल वे से थोड़ा सा आसान
और थोड़ा सा ब्रीफ है कि हमें यहाँ पे जैसा कि एक्चुअल बॉडीज में डिस्कस करता हूँ, जब मैं मैथमेटिकल वे में जाऊंगा तो यहाँ पे हम मैथमेटिकल वे में एक्चुअल बॉडीज को डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एक्चुअल बॉडीज की जगह मैथमेटिकल शेप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लाइक अगर मुझे फिजिकल वे में किसी सर्कुलर चीज को डिस्कस करना है तो मैं एग्जैक्ट उस चीज को डिस्कस करूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे टायर को डिस्कस करना है, ठीक है, तो मैं एग्जैक्ट उस टायर को डिस्कस करूंगा, लेकिन जब उसको मैं मैथमेटिकल वे में लेके जाऊंगा फिर मैं उसको एज अ टायर डिस्कस नहीं करूंगा, मैं उसको एज अ सर्कल डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल जो कि मुझे एग्जैक्ट फिजिकल बॉडी में मुझे एक्चुअल बॉडीज चाहिए, लेकिन जब वो मैथमेटिकल वे में आएंगी तो फिर मैं उसको मैथमेटिकल शेप्स के तौर पे कंसीडर करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो लॉ गवर्निंग देयर बिहेवियर है ना, कि उनके बिहेवियर को जो लॉ गवर्न कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसको इस तरह से डिस्कस करेंगे कि हम एक्चुअल लॉज डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे लॉ गवर्निंग देयर बिहेवियर थ्रू ज्योमेट्री। इसकी बहुत आसान सी एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ है, वो कहता है कि हमारे पास जो किसी भी बॉडी पे जब फोर्स अप्लाई होती है तो उसका जो एक्शन और रिएक्शन है उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे फिजिकल वे में उसको दिखाना हो तो मैं प्रॉपर एक बॉडी लूँगा, मैं उसको फिजिकल वे में उस पर फोर्स लगाऊंगा और मैं देखूंगा कि उसके अकॉर्डिंग उस एक्शन के मेरे जो मैंने फोर्स लगाई है, मैंने जो एक्शन परफॉर्म किया है, उस एक्शन के अकॉर्डिंग जो मेरे पास रिएक्शन आया है वो सेम आ रहा है, उसकी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है, तो मुझे पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके देना पड़ेगा। लेकिन मैथमेटिकल वे में जब भी मुझे इस चीज़ को डिस्क्राइब करना है तो फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा ये मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, जब मैंने इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में ये जो मेरे पास एरो है ना, इस एरो की लेंथ बेसिकली उस फोर्स की मैग्नीट्यूड को शो करता है। ठीक है, वो कहता है अगर इस डायरेक्शन में मेरे पास रिएक्शन हुआ है ना, ठीक है, तो बिल्कुल इसी ऑपोजिट डायरेक्शन में इतनी ही मैग्नीट्यूड का मेरे पास अगर ये एक्शन हुआ है तो इसी ऑपोजिट का मेरे पास रिएक्शन। मतलब कि न्यूटन थर्ड लॉ को प्रूव करने के लिए या उसको शो करने के लिए मुझे पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा जिस तरह फिजिकल वे में करना पड़ेगा। मैथमेटिकल वे में मैं सिर्फ एक ग्राफ बना के, एक शेप बना के उसको पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर सकता हूं। ठीक है, अब मैथमेटिकल वे में हम क्या जो साइंटिस्ट हैं आज के, क्या वो मैथमेटिकल वे यूज कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे? ठीक है, वो बिल्कुल यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें कि जितने भी हमारे पास एस्ट्रोनॉमर हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, तो जब भी एस्ट्रोनॉमी को डिस्कस करते हैं तो वो ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास अगर उन्हें अर्थ की शेप को डिस्कस करना है, जो अर्थ है वो परफेक्ट स्फीयर नहीं है, ठीक है, लेकिन अब चूंकि फिजिकल वे में अर्थ को डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल है, उस पर एक्शन परफॉर्म करने डिफरेंट थोड़ा मुश्किल हैं, तो वो क्या करेंगे, वो एस्ट्रोनॉमर जो हैं वो फिजिकल वे की जगह मैथमेटिकल वे यूज़ करेंगे अर्थ की क्वालिटीज़ को, अर्थ की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने के लिए। अब अर्थ की प्रॉपर्टीज़ तो डिस्कस मैथमेटिकल वे में तभी हो सकती हैं ना कि अगर हम मैथमेटिकल वे में जो शेप्स हैं अर्थ को किसी शेप से मुशाबत दें, ठीक है, अर्थ को किसी शेप के केवल रखें। तो एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो हमारे पास अर्थ है ना, बेसिकली is a perfect sphere। वो कहते हैं परफेक्ट स्फीयर है। अब जब मेरे पास एक परफेक्ट स्फीयर आ गया, मेरे पास एक मैथमेटिकल शेप आ गई है, ठीक है, जो एज यूजुअल यूज होती है हमारे पास, तो अब उस स्फीयर पे वो जितने भी उसमें एक्शन परफॉर्म करने वो परफॉर्म करके उनकी जो प्रॉपर्टीज आएंगी, उस पर जो उनके रिजल्ट्स आएंगे, उनको वो अर्थ पे जनरलाइज कर सकते हैं।
सिमिलरली जो हमारे पास इंजीनियर्स हैं ना, एक छोटी सी एग्जांपल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो इंजीनियर्स हैं, अगर आप देखेंगे इंजीनियरिंग में जब भी वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जब भी वो किसी एक व्हील को डिस्कस करना होता है ना, तो वो प्रॉपर व्हील को डिस्कस नहीं करना, ठीक है, वो चाहेंगे कि उसको व्हील की जो भी प्रॉपर्टीज है उनको मैथमेटिकल वे में ले आए, उस मैकेनिक्स को वो मैथमेटिकल वे में ले आए। तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे जो हमारे पास व्हील है ना बेसिकली इज द परफेक्ट सर्कल। जरूरी नहीं है कि व्हील हमेशा परफेक्ट सर्कल हो, लेकिन वो ये अज्यूम करेंगे कि जो हमारे पास व्हील है वो परफेक्ट सर्कल है। अब जब वो व्हील को एक परफेक्ट सर्कल अज्यूम करेंगे तो उस परफेक्ट सर्कल के ऊपर जितने भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने होंगे, जितनी भी उन्होंने प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है वो डिस्कस करेंगे, और उनका जो रिजल्टिंग आएंगे उनको वो व्हील पे अप्लाई कर देंगे। अब वो परफॉर्म कुछ इस तरह से करते हैं कि वो कहते हैं कि व्हील को उन्होंने एक परफेक्ट सर्कल में कन्वर्ट किया, उसको अज्यूम किया, उस पर सारी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर, वो प्रॉपर्टी उठा के दोबारा व्हील पे लगा दी। मतलब कि हमने क्या किया, वो व्हील से क्या किया, उन्होंने व्हील से वो सर्कल पे गए, they go to circle, उस तरह से प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद वो दोबारा वो प्रॉपर्टीज को उन्होंने व्हील पे अप्लाई कर दिया, उसको जनरलाइज कर दिया, दोबारा सर्कल पे, ठीक है। इस तरह से एक्शन परफॉर्म करते हैं मैथमेटिकल में। लेकिन इस तरह से एक्शन परफॉर्म करने में नुकसान हमें ये आता है कि हमारे पास जब एक फिजिकल बॉडी को मैं मैथमेटिकल बॉडी में कन्वर्ट कर देता हूँ और वापस से अगेन उसको फिजिकल बॉडी में लेके आता हूँ, तो जो हमारे पास सोर्स है ना, जो व्हील हमारे पास सोर्स था, इसमें कंफ्यूजन आ जाती है। ये कंफ्यूजिंग प्रोसेस है, ठीक है, ये कंफ्यूजिंग प्रोसेस है। मतलब ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है कि फॉर एग्जांपल मैं एक बेढंगी चीज को उठा के, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा था अर्थ है, वो कंप्लीट हमारे पास एक स्फीयर, परफेक्ट स्फीयर नहीं है, मैं उस अर्थ को उठा के परफेक्ट स्फीयर के एक और रख देता हूँ, वहां पे मैंने सारी स्टडी कर ली, और जब स्टडी को दोबारा अर्थ पे अप्लाई करने का वक्त आया, तो जब मैं वापस उसको अर्थ पे लेके आऊंगा तो स्फीयर से अर्थ पे आने में मेरी जो मेरे रिजल्ट्स आएंगे, वो ऑब्वियस सी बात है वो तो स्फीयर के लिए आए हैं, वो अर्थ के लिए तो नहीं आए, उनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन आएगी, ठीक है। अब जब उनमें कंफ्यूजन आएगी तो ऑब्वियस सी बात है ये तो कंफ्यूजन कितने देर से आ रही होगी, जब से हमने मैथमेटिकल वे यूज करना स्टार्ट किया, ये कंफ्यूजन तो तब से आ रही है। फिर हम मैथमेटिकल वे क्यों यूज करते हैं, फिर मैं क्यों कह रहा हूं कि जो मैथमेटिकल वे है वो फिजिकल वे से ज्यादा कन्वीनियंट है, ज्यादा टाइम सेविंग है, ज्यादा एक्यूरेट है। व्हाई? नाउ लुक एट दिस, यहां पे हमारा ये क्वेश्चन है, देन व्हाई वी यूज द मैथमेटिकल वे। वो कहता है कि अगर आप फिजिकल वे में देखें ना, तो जो फिजिकल बॉडीज होती हैं ना, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब जो नेचुरल लाइफ में हमारे पास, नेचुरल वर्ल्ड में हमारे पास ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं, वो कहते हैं इनके साथ डील करना थोड़ा सा डिफरेंट है, इनके साथ डील करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब मैं बात कर रहा हूं कि वो वेरी कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो क्वेश्चन आता है हाउ कॉम्प्लिकेटेड कैसे होता है, एक्सप्लेन करें इस चीज को। ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बार है, ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक बार है, तो ये बार अपने इस एंड के जरिए किसी एक फिक्स पॉइंट से कनेक्ट, मतलब कि वो नीचे की तरफ इस तरह लटकी हुई, झूल रही, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, दैट्स इट। ये हमारे पास जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि एक फिक्स दीवार है या छत कह सकते हैं, रूफ है, कि हमारे पास ये जो बार है, रेड बार है, इसके साथ इस तरह से हैंग हुई है। अब मोशन क्या है कि ये बार इसका हैंग हुई है, ठीक है, लेकिन ये बार कभी इधर जाती है,
जैसे हम कहते हैं ना पेंडुलम की मोशन होती है, फिर वहाँ से वापस इधर को आती है, फिर वापस इधर को जाती है। तो इस तरह से ये इसके साथ इस तरह से झूल रही है, स्विंग कर रही है ना। अब इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास हम इसमें को किस तरह से डिस्कस करते हैं। लेट्स सी नाउ, अभी जो बार यहाँ पे हैंग हुई है, इस बार की में दो तरह की प्रॉपर्टीज होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली द एसेंशियल प्रॉपर्टीज, सॉरी essential properties. And the second one is basically the incidental properties. दोबारा उस पूरे के पूरे सिनेरियो को एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास ये जो ग्रीन में है, ये एक रूफ है, एक सॉलिड आप कह सकते हैं, स्फीयर है, कोई भी सॉलिड चीज़ है जिसके साथ ये जो हमारे पास रेड बार है ये हैंग हुआ, ठीक है। और ये बार इस तरह से इधर को इधर को इधर को स्विंग कर रहा है। अब ये स्विंग कर रहा है तो मुझे क्या डिस्कस करना है, मुझे इसकी डिस्कस करना है, मुझे फाइंड आउट करना है कि इसकी पीरियोडिक टाइम कितना हो। पीरियोडिक टाइम मीन्स कि कितनी देर में ये बार यहाँ से जाकर वापस इसी पॉइंट पे आ जाती है, मतलब कि कितनी देर में अपना ये एक स्विंग कंप्लीट करता है। दिस टाइम इज बेसिकली द पीरियोडिक टाइम। मतलब वी हैव टू फाइंड, यू कैन से दैट, let me change the color, we have to find the periodic time. मुझे पीरियोडिक टाइम को डिस्कस करना है और हमने कहा है कि हमारे पास इस बार में कुछ एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ होंगी और इसमें कुछ इंसिडेंटल प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। अब एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ वो हैं कि जो हमारे पास ज़रूरी हैं उस पीरियोडिक टाइम को अचीव करने के लिए, उस पीरियोडिक टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, और इंसिडेंटल प्रॉपर्टीज़ वो हैं कि जो मुझे ज़रूरी नहीं है, तो इसमें मतलब कि स्टार्टिंग में एग्जिस्ट करती हैं, जो मेरे लिए उस एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ के बिल्कुल उल्ट पड़ी हुई हैं कि जो उस पीरियोडिक टाइम को डिस्कस करने के लिए मुझे नहीं चाहिए। मतलब कि इंसिडेंटल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको मैं नेग्लेक्ट करना चाहता हूँ, नेग्लिजिबल। और जो हमारे पास एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं, दीज आर द important properties, you can say that needed, कि हमें ज़रूरत है इनकी, और ये वो एसेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें चाहिए, और इंसिडेंट वो प्रॉपर्टीज़ हैं कि जिनको मैं नेग्लेक्ट करना चाहता हूँ। ओके, लेट्स सी, कुछ आगे डिस्कस करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रेज होते हैं कि जो बार वहाँ पे हैंग हुई है, क्या उस बार का जो मैटर है, जो उस बार का मटेरियल है, क्या वो हमारे टाइम पीरियड पे, पीरियोडिक टाइम पे असरअंदाज होता है? डज द मटेरियल ऑफ बार मैटर्स इन द कैलकुलेशन ऑफ टाइम पीरियड, और यू कैन से दैट पीरियोडिक टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन ये रेज होता है। सेकंड क्वेश्चन रेज होता है कि उस बार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो उस बार का क्रॉस सेक्शन है, डज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार मैटर? क्या उस पीरियोडिक टाइम को कैलकुलेट करने के लिए जो उस बार का क्रॉस सेक्शन है, क्या वो मैटर करता है? थर्ड क्वेश्चन आता है कि क्या जिस स्पॉटिंग पॉइंट के साथ वो बार हैंग कर रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल वो एक लेट्स सपोज छत के साथ हैंग कर रहा है, ठीक है ना। अब अगर मैं कहूँ उस छत की जगह कोई नाइफ है, वो एक नाइफ के साथ हैंग कर रहा है, ठीक है, उसका स्पॉटिंग पॉइंट मैंने चेंज कर दिया, तो क्या स्पॉटिंग पॉइंट को चेंज करने से जो उसका पीरियोडिक टाइम है, क्या वो भी चेंज होगा? तो क्या ये स्पॉटिंग पॉइंट, उसके जो बार का स्पॉटिंग टाइम है, स्पॉटिंग पॉइंट है, क्या वो भी पीरियोडिक टाइम पे असरअंदाज होता है? तो इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर आता है यस, कि जी हाँ, उस बार का जो मटेरियल है वो भी पीरियोडिक टाइम को डिस्कस कर, पीरियोडिक टाइम पे असरअंदाज होता है, उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो भी असरअंदाज होगा, और उसका जो स्पॉटिंग पॉइंट है that will also affect the periodic time।
उसका मतलब है सारी की सारी चीजें, और इसके अलावा मैनी मोर, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे पास डिस्कस होती हैं, जो कि हमारे पास पीरियोडिक टाइम को इफेक्ट करती हैं। लेकिन अगर मैं इन सारी की सारी चीजों को काउंट करने बैठ जाऊंगा तो फिर मेरे पास जो मैकेनिक्स की स्टडी है ना वो वैनिश हो जाएगी। मेरे पास मैकेनिक्स की कोई स्टडी ही नहीं रहेगी। मतलब कि आप कह लें कि अगर मैं सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे काउंट करूँ, उस बार का मटेरियल काउंट करूँ, उस बार का क्रॉस सेक्शन काउंट करूँ, उसका स्पोर्टिंग पॉइंट काउंट करूँ, उसकी हाइट काउंट करूँ, कितनी हाइट पे वो बार हैंग कर रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑल्दो ये हमारे पास उस टाइम पीरियड को वेरी करेंगी, इसकी वजह से टाइम पीरियड वेरी होगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं इनको अगर डिस्कस करने बैठ गया तो फिर मेरे पास जो मैकेनिक्स है वो कोई स्टडी नहीं रहेगी। ठीक है, मैकेनिक्स तो फिर एक टाइम पीरियड को काउंट करने के लिए मुझे इनफाइनाइट मेनी चीज़ों को देखना पड़ेगा, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है ना मेरे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को, जैसे जो कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि ये सारी की सारी मेरे पास इंसिडेंटल प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, ये सारी की सारी मेरे पास इंसिडेंटल प्रॉपर्टीज होंगी, ये सारी की सारी वो प्रॉपर्टीज होंगी कि जो मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। ठीक है, इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज रह जाएंगी वो बेसिकली हमारे पास एसेंशियल प्रॉपर्टीज होंगी। अब अगर ये सारी की सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास पीरियोडिक टाइम पे असर अंदाज होती हैं, उसको वेरी करने में ये इफेक्टिव हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सो कहता व्हाट वी हैव टू डू, वो कहता फिर मुझे क्या करना चाहिए? फिर मैं ये करूंगा, वी हैव टू नेग्लेक्ट ऑल दिस थिंग्स रूथलेसली। मुझे रूथलेसली इन सारी की सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देना। मैं मानूंगा ही नहीं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि अगर मुझे मैकेनिक्स की स्टडी करनी है तो फिर मुझे इन सारी की सारी चीज़ों को स्टडी के दौरान नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। तो अब नेग्लेक्ट कैसे होंगी? ऑब्वियस सी बात है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया है, हर बार का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, हर बार का कोई ना कोई मटेरियल होगा, हर बार का कोई ना कोई हमारे पास हाइट होगी, इस तरह की इनफाइनाइट मैनी चीज़ें होंगी। तो इन सारी चीज़ों को जब मैंने नेग्लेक्ट करना है तो फिर मुझे करना क्या होगा? वो कहता फिर आप ये करें, जो आपके पास बार है ना उसको आप बार ना कंसिडर करें, उसको आप सोचें, वी विल थिंक द बार एज अ मैथमेटिकल स्ट्रेट लाइन। तो फिर आप ये सोच लें कि जो बार है ना वो बार नहीं है, वो बेसिकली आपके पास, फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से शो करूँ ग्रीन में, वो कहता आप ये सोचें कि वो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, कि वो बार नहीं है। जब स्ट्रेट लाइन की बात आ गई तो ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेट लाइन में हमारे पास कोई क्रॉस सेक्शन नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन में हमारे पास कोई मटेरियल नहीं होगा कि जिससे स्ट्रेट लाइन बनी होगी। एंड सेकंड थिंग, वो कहता आप ये करें कि जो उसका सपोर्टिंग पॉइंट है ना, जिसके साथ वो बार सस्पेंशन हुई है, जिसके साथ वो बार हैंग कर रही है, वो कहता सपोज ये करें कि वो हमारे पास एक मैथमेटिकल फिक्स मैथमेटिकल फिक्स पॉइंट के, जैसे हम कहते हो ना कि मैं कोई भी एक ग्राफ बनाता हूँ तो मैं कोई भी एक ग्राफ बनाता हूँ तो मैं कहता हूँ ग्राफ में मेरे पास एक पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल 1 2, ये पॉइंट मेरे पास एक फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो इसी तरह से वो कहता है कि अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ये जो एक पॉइंट आ रहा है ना, इसी तरह ये ग्राफ का एक पॉइंट है, तो ऑब्वियसली बात है ग्राफ का हर पॉइंट फिक्स पॉइंट है। तो इसका वो मतलब है, वो कहता है कि फिर आप अज्यूम करें कि जिसका जो सस्पेंशन एरिया है, जिसके साथ वो बार सस्पेंड हुआ है, जिसके साथ वो बार हैंग कर रहा है, वो सपोज कर लें कि वो पॉइंट हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज रह जाएंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया, उसकी हाइट, उस बार का मटेरियल, सारी की सारी हमारे पास इंसिडेंटल प्रॉपर्टीज है, सारी के सामने हमने नेग्लेक्ट करना है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज हो सकता है फिर एसेंशियल प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पे जरा सा होल्ड ऑन में रखूंगा। जब हम जाके 8th चैप्टर में हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे तो बेसिकली वहाँ पे हम पीरियोडिक टाइम को डिस्कस करेंगे, हमने पीरियोडिक टाइम ही फाइंड आउट करना है। तो वहाँ पे हम एसेंशियल प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि हमारे पास एसेंशियल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं एसेंशियल प्रॉपर्टीज को ज़रा होल्ड करूँगा। दैट्स इट। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि हमारे पास मैकेनिक्स, ठीक है, सेकंड ऑफ ऑल हमने देखा कि हमारे पास जो भी मैकेनिक्स है उस मैकेनिक्स को प्रेजेंट करने के लिए मेरे पास दो वेज हैं। द फर्स्ट वन इज बेसिकली द फिजिकल वे एंड द सेकंड वन इज बेसिकली द मैथमेटिकल वे। वो कहता है जो फिजिकल वे है, फिजिकल वे में आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो फिजिकली ऑब्जेक्ट, फिजिकल बॉडीज होंगी और उन पे हमने डिस्कस करना है कि जो लॉज उन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को गवर्न कर रहे हैं हम उनको स्टडी करें।
ठीक है, लेकिन वो कहता है कि अगर एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट मैकेनिक्स को डिस्कस कर रहा है तो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को डील करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा। जब फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को डील करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा तो हम उसको मैकेनिक्स को मैथमेटिकल वे में करेंगे। मैथमेटिकल वे बिल्कुल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स फिजिकल वे के अकॉर्डिंग ही है, उसमें हम मैथमेटिकल वे में हम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स की जगह मैथमेटिकल शेप कंसीडर, ठीक है। और दूसरी चीज़, उन शेप्स पे जो हमारे पास लॉज गवर्न कर रहे हैं हम उनको स्टडी करेंगे थ्रू ज्योमेट्री, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया कि मैथमेटिकल वे में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। मैथमेटिकल वे में प्रॉब्लम ये आएगी कि फॉर एग्जांपल जब मैं फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ और मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स में पर स्टडी करने के बाद जब दोबारा उसको फिजिकल ऑब्जेक्ट में लेके आता हूँ तो वहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन आ जाती है, ठीक है। कन्फ्यूजन ये आ जाती है कि फॉर एग्जांपल जो अर्थ है, अर्थ को मैंने स्फीयर में कन्वर्ट किया, स्फीयर से जब मैंने वापस अर्थ में लेके आना है तो ऑब्वियस सी बात है, स्फीयर प्रॉपर स्फीयर था तो उसको मैंने जब अर्थ में लेके आऊँगा तो प्रॉपर्टीज में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आ जाएगी, प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत ही वहाँ पे नेग्लेक्ट हो जाएंगी। तो हमने कहा कि फिर भी लेकिन हम फिर भी मैथमेटिकल वे यूज़ करते हैं, फिर मैथमेटिकल वे यूज़ करने का क्या फ़ायदा होगा। उसने कहा कि अगर आप फिजिकल वे यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमने प्रॉपर्टीज़ देखी, उसके लिए हमने एक एग्जांपल भी देखी कि हमारे पास कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज़ आती हैं कि जिनको डिस्कस करना हमारे पास सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हमने देखा कि बार है, बार का क्रॉस सेक्शन एरिया, बार की हाइट, बार का मटेरियल, बार का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, इन सारी की सारी चीज़ों को, इसके अलावा भी इनफाइनाइट मैनी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैं काउंट डाउन नहीं कर रहा, इन सारी की सारी चीज़ों को एट अ टाइम डिस्कस करना, इनफाइनाइट मैनी चीज़ें हो जाएंगी और इनफाइनाइट मैनी चीज़ों को एक पीरियोडिक टाइम के लिए डिस्कस करना हमारे लिए एक तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। एक उनको मेजर करने में हमारे पास मनी कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। तो इसलिए हम इस वे को, फिजिकल वे को हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, तो हम कहते हैं कि मैथमेटिकल वे अच्छा है। तो मैथमेटिकल वे में हमने देखा कि अगर मुझे मैथमेटिकल वे में एक बार है उसका प्रोडक्ट टाइम काउंट डाउन करना है जो एक पॉइंट के साथ फिक्स्ड है, एक पॉइंट के साथ हैंग कर रही है, तो मैं क्या कंसीडर करूँगा, मैं ये कंसीडर करूँगा वो बार बेसिकली बार नहीं है, वो एक स्ट्रेट लाइन। ऑन द अदर हैंड जिस पॉइंट के साथ वो हैंग कर रही है बेसिकली वो पॉइंट कोई हमारे पास फिजिकल बॉडी नहीं है, वो बेसिकली मेरे पास कोई नाइफ नहीं है, वो बेसिकली मेरे पास रूफ नहीं है या कोई वायर नहीं है, वो बेसिकली हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट, दैट्स इट। तो इस तरह से हम मैथमेटिकल वे को थ्रू आउट द कोर्स लेके चलेंगे। हम फिजिकल वे को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम ये डिस्कस इस सेंस में करेंगे कि हम उसको हमेशा मुआवजा करेंगे कि जो मैथमेटिकल वे है दिस इज फॉर बेटर देन द physical way. That's it, बच्चे. This is the end of lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.